नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं जनाना रिपब्लिक एकदम ब्रांड न्यू अवतार में, जहां बात होगी भारत की आधी आबादी यानी महिलाओं की विस्तार से, उन सभी मुद्दों की जो हर महिला पर सीधे तौर पर असर डालते हैं, जिन्हें केवल एक हेडलाइन भर में नहीं समेटा जा सकता। जनाना रिपब्लिक में हम महिलाओं से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें आपके साथ साझा करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे, क्योंकि यह जरूरी है। हम महिलाओं के मुद्दों को नजरअंदाज कर एक बैलेंस्ड और बेहतर सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते, इसीलिए हम यह शो लाए हैं ताकि एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो, मुद्दों पर खुलकर बात हो, अनुभव साझा किए जाएं। आज भी हम यही करेंगे और इस चर्चा में हमारा साथ देने के लिए मौजूद होंगी हमारी को होस्ट यानी इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रीति चौधरी, जिन्हें आप टू द पॉइंट और 7 at 7 PM जैसे शोज में देखते आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रीति आपका जनाना रिपब्लिक के इस ब्रांड न्यू अवतार में। शुरुआत करेंगे इस हफ्ते सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले साजिद खान की बिग बॉस एंट्री से। क्यों विरोध हो रहा है, विवाद की जड़ कहां है और कैसे यह पूरा मुद्दा महिलाओं के खिलाफ होने वाले सेक्सुअल क्राइम्स, गलत के खिलाफ आवाज उठाने के उनके अधिकार, मैस्कुलिनिटी के टॉक्सिक आयामों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। दूसरा मुद्दा भी होगा जिसके बारे में प्रीति हमें बताएंगी। प्रीति, हम दूसरे किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं? दूसरे मुद्दे पे देवांशी हम बात करेंगे कि एक एडवर्टाइजमेंट आई है आमिर खान की। वैसे थोड़ी कंट्रोवर्शियल हमेशा ही हो जाती हैं जो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं आमिर खान की। इसमें वो और कियारा आडवाणी एक बैंक की एडवर्टाइजमेंट में उनका वो दर्शाया गया है कि एक जैसे नया शादीशुदा जोड़ा जी। और क्या होता है, अगर हम ट्रेडिशनल जो हमारे रीति रिवाज को देखें तो शादी के बाद जो ब्राइड होती है, जो दुल्हन होती है, वो दूल्हे के घर लेके जाया जाता है। विदाई होती है, लड़की रोती है, फिर उसको दूल्हे के घर लेके जाया जाता है और एक प्रथा है, ट्रेडिशन मान लीजिए, जो गृह प्रवेश होता है लड़की का। अब इसमें क्या दर्शाया गया कि ये उल्टा दर्शाया गया कि शादी हो गई और जो दूल्हे थे वो दुल्हन के घर गए। तो आमिर खान जो दूल्हे के पार्ट प्ले कर रहे थे, वो कियारा आडवाणी जो दुल्हन थी उनके घर में गए और गृह प्रवेश लड़की का नहीं हुआ, इस बार गृह प्रवेश हुआ आमिर खान का। और जो गृह प्रवेश किया वो लड़की की मदर ने किया। अब इसके ऊपर एक इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है कि हम इसको एक वुमेन एम्पावरमेंट के नजरिए से ना देखकर एक एंटी हिंदू के लेंस से देख रहे हैं, रिलीजन के उससे देख रहे हैं। क्या ये सही है? हम यही बात करेंगे। आमिर खान के ऐड पर हम वापस आएंगे। पहले बात साजिद खान की। 1 अक्टूबर को बिग बॉस सीजन 16 प्रीमियर हुआ। प्राइम टाइम शो है, भारत की काफ़ी जनता यह शो देखती है। टीवी चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह इस शो की चर्चा है। इस सीजन में बॉलीवुड डायरेक्टर रहे साजिद खान की ग्रैंड एंट्री हुई। साजिद बिग बॉस हाउस में हैं और उनके खिलाफ लगातार विरोध दर्ज हो रहा है, खासकर महिलाओं द्वारा। 2018 में मीटू कैंपेन के दौरान साजिद खान पर गंभीर आरोप लगे। कई महिलाओं द्वारा ये आरोप लगाए गए, कैसे उन्होंने महिलाओं का यौन शोषण किया। इन आरोपों की डिटेल्स बेहद भयानक हैं। प्रीति, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं कि किसी व्यक्ति पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं और कहा जा रहा है वो रिपीटेड सेक्सुअल ऑफेंडर रहे हैं, कई महिलाओं ने जो डिटेल्स दी हैं वो एक ही तरह की, अलग अलग महिलाओं ने एक ही तरह की चीज़ें कही हैं कि किस तरह से उनके साथ ये यौन शोषण हुआ, तो और उस व्यक्ति को एक ग्रैंड एंट्री मिलती है एक प्राइम टाइम शो में, तो आप पहला रिएक्शन क्या होता है जब हम इस तरह की घटनाओं को सुनते हैं, इस तरह की चीज़ों को देखते हैं? पहला रिएक्शन वही होता है देवांशी, जो हम कहते हैं ना कि देखिए पहले से जो चला आ रहा है कि जो पावरफुल लोग होते हैं ना, और जो अगर इफ अ मैन इज इन अ पोजीशन ऑफ पावर, अगर कोई मर्द एक बहुत पावरफुल पोजीशन में है, तो फिर चाहे आप जो कर लीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, किसी को कंप्लेन कर दीजिए, होना तो वो रिहैबिलिटेट हो जाएंगे, उनका कुछ नहीं होने वाला। मतलब वो कोई प्राइस नहीं पे करेंगे जो उन्होंने किया इसमें। क्योंकि जो हम आपने बताया कि जो उन पे आरोप थे, कभी कभार ना हम भूल जाते हैं और कि क्या आरोप थे, तो क्योंकि वो इतने गंदे और बदतर आरोप हैं कि हम बोलना भी नहीं चाहते, पर बोलना चाहिए क्योंकि ये आपको सुनना चाहिए। क्योंकि वैसे तो मुझे नहीं लगता देवांशी और मैं कभी भी कैंपेन करेंगे कि भाई इसके लिए वोट ना करिए, पर जरा सुन लीजिएगा कि उन्होंने क्या क्या किया था बहुत सारी स्टार्स के साथ, स्टारलेट्स के साथ, और क्या उनको ये ग्रैंड एंट्री मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलनी चाहिए थी, पर मिल गई। पर अब आप पर निर्भर है कि आप उनको वहां पर टिकाए रखें। तो एक कैंपेन के मानसिकता से आप ले सकते हैं, पर क्या आप इस आदमी को वोट करना चाहेंगे जिसने अपनी पैंट खोलकर अपने प्राइवेट पार्ट्स को फ्लैश किया है, जो
महिलाओं को उन्होंने घर पे बुलाया है, स्टार्स को घर पे बुलाया है, या जो भर्ती हुई न्यू, अगर आप बहुत एक यंग लड़की हैं, आप एक बॉलीवुड में स्टेप लेना चाहती हैं, उनको घर पे बुलाकर, उनको सामने बिठाकर अपनी पैंट खोली है, अपने प्राइवेट पार्ट्स दिखाए हैं, उनको रिक्वेस्ट किया है सेक्सुअल फेवर्स के लिए। बहुत सारी महिलाओं ने आके बोला कि उन्होंने हमें बोला कि भाई आप अपना शर्ट खोलिए, अपना ब्रा खोलिए, मुझे दिखाइए कि आप इस रोल के लिए फिट बैठती हैं कि नहीं। बहुतों ने किया या ना किया, उनको मिला या ना मिला जो रोल, वो उनके ऊपर है। पर जिन लड़कियों ने खुलकर बोला है कि एक नहीं है, दो नहीं है, 10 के ऊपर हैं। तो देवांशी, अब मैं आपसे पूछूंगी, क्या किसी को भी बाहर जो ये टीवी शो देखता है, इस आदमी के लिए वोट करना चाहिए? क्योंकि चलिए कलर्स ये या जो अभी कौन जो भी नेटवर्क है, कलर्स ने ये नहीं देखा कि उनको ऐसा मौका दिया जाना चाहिए। सलमान खान जो इतने बड़े एक्टर हैं, ये शो के होस्ट हैं, उनको भी नहीं लगा कि इस आदमी को आप वापस मौका देना चाहिए। There was no questioning even. कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और नहीं, अगर होता भी तो आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, इतनी बड़ी ग्रैंड एंट्री दे रहे हैं, अगर उन्होंने ही नहीं सोचा तो किसको सोचना चाहिए? हमको सोचना चाहिए कि हम इस आदमी को शो से जल्द निकालें। प्रीति, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कुछ और नहीं तो हमें ये स्टेप लेना चाहिए कि जो व्यक्ति रिपीटेड सेक्सुअल ऑफेंडर है, वो अगर किसी प्राइम टाइम शो में है तो वो वहाँ ना हो, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत मैसेजिंग उन यंग गर्ल्स के लिए भी जाती है, जो समाज के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत गलत मैसेजिंग जाती है। उससे एक और चीज़ आती है कि स्वाति मालीवाल, जो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की कर्ता धर्ता हैं, उन्होंने उनके खिलाफ कंप्लेंट की। स्वाति मालीवाल की मैं पूरी खबर देख रही थी, उनका बयान सुन रही थी, और उसमें आया कि उन्हें रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं इंस्टाग्राम पर। तो ये कितना भयानक है, ये सोचना भी कि एक पावर पोजीशन पर बैठी हुई लेडी जो बोल सकती हैं, उन तक को इस तरह से बातें बोली जा रही हैं। वो घबराई नहीं, डरी नहीं। ऑब्वियसली उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, वो हम सबको एक तरह से दिशा दिखाने का काम करें। पर ये क्या जो रेप थ्रेट्स देते हैं, कोई कुछ समझ नहीं, क्या कैसे पूरा चीज़ें चलती हैं। मैं समझने की कभी कभी कोशिश करती हूँ, क्या साइकोलॉजी रहती होगी, क्या चीज़ें रहती होंगी। इसमें एक ही चीज़ है मुझे लगता है देवांशी, और ये हमारा समाज है, और हम सब बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। पता है, हमको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो भी देख रहा है ना, बहुत अच्छी तरीके से जानता है ये क्या है। ये ना कोई सेक्शुअल थ्रेट है, ये पावर पोजीशन होती है कि देखो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा देंगे, तुम ज़्यादा बोलो मत। अब और ये क्योंकि चलिए आप कंप्लेन करते हैं किसी के बारे में, एक बहुत इकोसिस्टम आजकल एक ना बहुत वर्ड है, पॉलिटिक्स में बहुत यूज होता है, इकोसिस्टम। एक मतलब एक लेफ्ट इकोसिस्टम होता है, एक राइट इकोसिस्टम होता है, और एक इकोसिस्टम होता है जो पुरुष प्रथा को कायम रखना चाहता है। क्योंकि स्टेटस को सबको पसंद है भाई, कि कुछ बदले ना, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। क्योंकि तो ये एक पावर का वो है। जब रेप थ्रेट, मुझे ये सेक्सुअली इसमें कुछ नहीं होता है। अगर साइकोलॉजिस्ट से भी पूछे, वो साफ बोलेंगे भाई ये पावर प्ले है कि हम तुमको तुम्हारी औकात दिखाएंगे, बैठी रहो। मतलब ये वही है। दिस इज व्हाट इट इज। एक और फैक्टर आता है, लीगल फैक्टर जी। कई महिलाएं जिन्होंने साजिद खान पर आरोप लगाए उस समय 2018 में ही, लेकिन कोई एक्शन, 4 साल हो गए, और FWIC उनको स्वाति मालीवाल जब पत्र लिखती हैं तो उनकी तरफ से जवाब आता है कि भाई 1 साल वाला बैन था, हो गया खत्म। अब ये कौन तय करता है? दूसरी बात कि लीगल तरीके से अगर कोई एक्शन लेना भी चाहे तो उसको कितनी मुश्किलों का उनको चुप करा दिया जाता है, उनको बिठा दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? कितनी लड़कियां, और मैं पता है मुझे डाउट नहीं होता कितनी लड़कियां ये एक्चुअली फॉलो करती हैं। कितनी हिम्मत लगती है कि आप एक साजिद खान जो इतने उस वक्त इतने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे हैं, कि उनके खिलाफ आके बोलें कि भाई मेरे साथ उन्होंने गलत किया या ये किया। बहुत हिम्मत लगती है भाई, बहुत हिम्मत लगती है। इतने पावरफुल आदमी को बोलने के सामने के लिए बोलने के खिलाफ तो लगती है। नॉर्मली आपको खुद शर्म लगती है अगर आप अपने बॉस को भी जाके बोलें कि भाई ये लड़का मेरे को सेक्सुअली हरास कर रहा है, आपको खुद शर्म आती है कि मैं कैसे जाके बोलूं। बहुत ये हमारी सोसाइटल प्रेशर रहते हैं। exactly. और इसके अंदर अगर आप वैसा कर देते हो तो फिर क्या, और आप इसको रिहैबिलिटेट कर देते हो। ये आदमी बस अभी जाकर कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारी वो सोचते हैं तो भुला दिया जाएगा, अभी थोड़ा सा खींच और लेते लीगली हैं। कोई फॉलो ही नहीं करता। और हमारे जैसे अगर आप देखें, हमारे लॉज भी स्ट्रांग नहीं है, आप कैसे प्रूव करोगे? क्योंकि
ओनस क्या है, यूजुअली रेप का ओनस या सेक्सुअल असॉल्ट का ओनस मेल पर होता है, पर ये केसेस ऐसे नहीं है कि कोई एविडेंस हो। सैड है, बहुत ट्रैजिक चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि कोई एविडेंस हो, क्योंकि अगर उन्होंने अपनी कोई अश्लील फोटोग्राफ किसी को भेजी होती तो वो एविडेंस होता है। पर अगर जैसे मैं कहती हूँ कि इस आदमी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, इसने अपने प्राइवेट पार्ट्स मुझे फ्लैश किए, तो इसमें एविडेंस क्या है? और ऐसा भी नहीं है कि ये आज किया, ये कल किया, ये 2 साल पहले किया। हिम्मत धीरे धीरे जुटती है। Exactly. और जैसे इंटरनेशनली मैंने देखा है गलत क्या हुआ है हमारे देश में और इंटरनेशनली, जैसे Yes. मी टू मूवमेंट शुरू हुआ, वहां पर बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा जिन आदमियों हार्वी को, वाइनस्टीन हार्वी की हम वाइनस्टीन के, बात करें जी तो। बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। एक मिसाल बन गया है वो। Exactly. और हमने जो भी थे ना, मान लीजिए एमजे अकबर, सबको कहीं हम ना कहीं बात फिट बैठ नहीं गए करते हैं। क्योंकि वो हमारी की भूल जाएंगे, हो जाएगा, ये तो अरे खत्म फिट बैठ गए हैं सब, जिनके भी नाम आए थे, थोड़े शर्मिंदा हुए, थोड़े टाइम के लिए हटा दिया गया, तो उस पोजीशन में नहीं तो कहीं और पोजीशन में फिट कर दिया गया, पर सब वापस फिट हो गए भाई। उनका चल रहा है और ये मस्त चल रहा है। कितनी पेनफुल बात है कि ऐसा हो रहा है, जो वही जो आपने कहा, जो स्ट्रेंथ लेकर वो कितने मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा हो सकता है। और उसके बाद जब विक्टिम शेमिंग जैसी बात आई, मैं कुछ लोग जो ये पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है उस पर उनका सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, और उनमें कुछ प्रोमिनेंट एक्ट्रेसेस भी शामिल हैं जिनका नाम आया है। आप राखी सावंत ले लीजिए, शहनाज गिल ने भी उनके लिए एक वीडियो मैसेज, मतलब एक वो है कि वो सपोर्ट उनको हासिल हो रहा है। तो कई लोगों ने कहा कि राखी सावंत ने कहा, ये उनकी एक वीडियो चल रही थी कि उन्होंने उन लड़कियों को काम नहीं दिया तो अब वो ये सब कर रही हैं। और ये इतना पेनफुल हो जाता है किसी के लिए भी, कोई एक्चुअली कोई चीज़ करना चाहता है, बाकी लोग जो शायद वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में जो लड़कियाँ काम भी करना चाहती, उनके लिए क्या मैसेज जाएगा इससे? जो लड़कियों ने ये भुगता वो भुगता, पर अब जो इसकी मैसेजिंग गई है, कौन बोलेगा भाई, कौन बोलेगा? अब कोई अगर हरास कर रहा है तो कर रहा है, आप काम करो, आप कॉम्प्रोमाइज़ करो या आप ना करो, पर अगर आप बोलोगे कुछ नहीं होगा। ये मैसेज आएगा और ये मैसेज गया है। और ये इंडस्ट्री जो, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप, चलिए अगर किसी को पछतावा है, किसी ने बोला कि उसने गलत किया, उनको बहुत शौक है जो उन्होंने किया, ठीक है, पर आप इतना बड़ा हादसा मिटा नहीं सकते हो, आप उनको टीवी पे नहीं बिठा सकते हो, आप इतना सेलिब्रेटरी वेलकम नहीं दे सकते हो, पर आपने दिया है। एंड और मैं एक कॉमन लड़कियाँ, काम करने वाली लड़कियां, बहुत बहुत मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक संघर्ष रहा है पूरा, और अभी भी बहुत सारी लड़कियां संघर्ष करी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रीति देना चाहूँगी। माय फादर कॉल्ड मी वन डे एंड प्रॉबेबली वो कोई रिपोर्ट पढ़ रहे थे जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट की बात आई कि लड़कियों के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही, और मैं ये देख पा रही थी कि उनकी आवाज़ में किस तरह वो साफ तौर पर मतलब वो पूछना चाह रहे थे, लेकिन कैसे हो, कैसी चीज़ें होती हैं, बट ही कुडंट स्पीक अबाउट इट। तो ये कैसा होगा कि जो कि बहुत बात है कि हमने तो लड़कियों को बाहर भेजा है काम करने के लिए, ये उन लड़कियों के लिए भी तो कितनी गलत मैसेजिंग जाएगी कि पावर पोजीशन पर अगर कोई मर्द है, कोई पुरुष है और वो कुछ उनके साथ गलत हो रहा है तो वो आवाज़ नहीं उठा सकती, ना ही शायद अपने घर वालों से भी उस तरह से बात कर सकती हैं। तो ये, और क्या हम बैकवर्ड्स जा रहे हैं फॉरवर्ड जाने के बजाय? मुझे तो लगता है इन घटनाओं से बार बार ये चीज़ें सामने आती रहती हैं। और सिमिलरली जैसे हमने बात किया था, अगर हम दूसरे अपने आज के मुद्दे पर आए तो उसमें भी एक विदाई की जो पूरी प्रोसेस दिखाई गई है वो चेंज हुई। आपने जैसा कि सब कुछ एक्सप्लेन किया था ब्रीफ के दौरान उस एड में, तो कहीं ना कहीं ये भी तो एक गलत मैसेजिंग, अगर कोई चेंज लाना चाहता है किसी तरह से तो उसको ये कहकर कहीं शट डाउन कर दिया जाता है कि नहीं तुम ज़्यादा बोल रही हो, तुम ज़्यादा कर रही हो और हम वैसे ही चलेंगे जैसे चलते आए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बहुत बढ़िया होता है ना जब हम बोलते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। ये बोलने की बातें हैं, बहुत बार बोली जाती हैं, सुनी जाती हैं। इसमें नेता लोग बहुत बोलते हैं, बहुत बार ये बोला जाता है। मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना इसको रिलीजन से इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि इसमें खान शब्द यूज़ है, आमिर खान, इसमें कियारा अडवाणी भी हैं, पर वो किसी ने नहीं देखा है। आमिर खान जो पहले ही इन विवादों में घिरे हुए हैं, उन्होंने ऐड की है तो ये ऐड एंटी हिंदू हो गई है, मतलब हिंदुइज्म के खिलाफ है, हमारे जो पुराने रीति रिवाज हैं उनके खिलाफ हैं।
एक ये सवाल है मेरा, एक्चुअली 2-3 सवाल हैं। जो पुराना ट्रेडिशन होता है, बहुत कहेंगे भाई ऐसा ही होता है हमारे यहाँ, संस्कार ऐसे ही होते हैं, तो माना गया है कि लड़की हमेशा लड़के के ही घर जाएगी। क्यों भाई? लड़का लड़की के घर क्यों नहीं आएगा? क्यों? और अगर क्या ये एंटी हिंदू है? क्योंकि ये तो एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं, बेटी को आगे बढ़ाओ, कैसे बढ़ाएंगे हम? इक्वालिटी कैसे देंगे हम? कैसे लोगों को जो गांव में हैं उनको बताएंगे कि भाई देखिए, या जो गांव का तो उसमें कुछ नहीं होता है, जो गांव का है, जो अर्बन सेंटर में है, उनको बताएंगे कि भाई बेटा बेटी एक समान नहीं है ना, क्योंकि लड़की लड़के के घर जाती है, ऐसा विदाई हो जाती है उसकी अपने घर से। क्या तो इसको हमको जहां पर एक वुमेन एम्पावरमेंट का मूवमेंट सोचना चाहिए था, नारी शक्ति के, चलिए उल्टा प्रथा हुई है, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि ये रीति रिवाज तोड़ा है। बट बहुत सारे रूढ़िवादी जो हमारी सोच है, जो दखियानूसी कोई ट्रेडिशंस हैं जो हैं, अब अगर हम वो तोड़ते हैं, क्या वो हम एंटी हिंदू बन जाते हैं? और इसमें से सबसे बड़ी बात ये यही आती है कि जो भी लोग एंटी हिंदू कह रहे हैं ना, मुझे तो एक्चुअली लगता है ये सारे लोग हैं जो पुरुष प्रथा को मास्क करने के लिए, मिसोजिनी की जो हम बात करते हैं उसको मास्क करने के लिए रिलीजन, धर्म का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनको पसंद ही नहीं है कि ये पाला पलटे। क्योंकि क्या होगा, अगर लड़की लड़के के घर जाएगी तो हो सकता है लड़की जो उसका नाम था ना वही रखेगी। हो सकता है जब लड़की लड़के का बच्चा होगा वो बोलेगी कि भाई तुम्हारा ही नाम क्यों आगे जाएगा, वंश तुम्हारा ही क्यों बढ़ेगा, मेरा भी बच्चा मेरा भी तो है, और एक तो मेरा इंस्टीट्यूशन को चैलेंज, पूरा एक जो सेट इंस्टीट्यूशन है और बहुत कंफर्टेबल है भाई, स्टेट भाई मैं बोल रही हूँ, लाइक बहुत लोग बहुत कंफर्टेबल है और बहुत अच्छे लोग कंफर्टेबल हैं। हमारे मम्मी पापा कंफर्टेबल हैं इन चीज़ों से, उनको आप बताओ तो उनको भी थोड़ा लगेगा, पर अगर हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? और बहुत महिलाएं इससे कंफर्टेबल हैं। Exactly. बहुत उनको लगता है कि बस ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही चले, वो आ रहा है क्यों? तो ये मुझे लग रहा है कि ये एक मोमेंट था जो हमको एम्ब्रेस करना चाहिए था। चलिए आपको आमिर खान नहीं पसंद है, आप कियारा आडवाणी को देखिए, छोड़िए आमिर खान उनकी को, कहीं कोई बात नहीं, उनकी तो एजेंसी वो तो होता ही नहीं है, वो होता ही नहीं है। ये भी एक कितना बड़ा एस्पेक्ट है कि उनकी एजेंसी कहाँ गई। अंग्रेजी में हम इस्तेमाल करते हैं जो उनका व्यक्तित्व, क्या कहते हैं, व्यक्तित्व जो होता है, जो उनका व्यक्तित्व है, एजेंसी है, वो तो हमने देखी नहीं है। पर चलिए आपको नहीं पसंद है आमिर खान, छोड़िए आमिर खान को। और जो बहुत सारे लोग ना ऐसे आके बोलते हैं हमारे शो में, हमारा ना एक एंकर हैं गौरव सावंत, मेरी उनकी बहुत लड़ाई होती है, और एक हमारे शो में एक नरोत्तम मिश्रा जो MP के होम मिनिस्टर हैं वो भी आए थे, तो मेरी उनसे भी थोड़ी झड़प हो गई थी इसमें, फिर मैंने माफ़ी मांग ली क्योंकि वो तो भाई बड़े बड़े ओहदे पे हैं। पर क्या सब ये बोलते हैं कि भाई हमारा ही धर्म क्यों, इस्लाम में ऐसा क्यों नहीं होता? वो दिखाओ ना कि उसने लड़की को बोला कि हिजाब नहीं पहनो, हाँ इस्लाम में क्यों नहीं? किसी और धर्म को क्यों पकड़ते हैं? हम क्यों सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं? बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं वो यही सोचेंगे, ये रिएक्शन उसी में आएंगे कि हमारा ही धर्म मिला है बार बार छेड़खानी करने के लिए। पर देखिए इसको आप उस नजरिए से देखिए ना कि हमारा जो धर्म है वो और धर्म के जैसे नहीं है। अगर वो रिग्रेसिव है, अगर इस्लाम क्रिश्चियनिटी आपको दखियानूसी लगता है तो आप तो दखियानूसी नहीं है ना। तो आप जो पुरुष प्रथा चली आ रही है उसको क्यों एम्ब्रेस करेंगे? क्या आप गलत चीज को एम्ब्रेस करते रहेंगे क्योंकि भाई तेरे धर्म में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पर जब तक नहीं तेरे धर्म में नहीं होगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे तो फिर सती भी वापस ले आओ। एक और चीज़ अभी आपने कही थी कि महिलाएं भी इसे एक्सेप्ट करती हैं, बहुत सारी जो जो प्रथाएं चली हुई आ रही हैं। अब कहा जाता है कि जैसे अब सारी चीज़ें थोड़ी सी और बदल रही हैं, और ठीक है प्रोग्रेस करना नियम है प्रकृति का, चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट, हम बार बार कहते हैं, ये हर जगह प्रूवन है। अगर ब्राइड्स शादी के दौरान हंस रही हैं, थोड़ा खुश हो जा रही हैं, ये बड़ा सुनने को मिलता है, और ये तो बड़ी हंस रही है, और ये देखो इसको तो कोई दुख ही नहीं है। एक तो आप भेज भी रहे हैं, एक सारी चीज़ें सब अपने अनुसार, जबकि शादी दो इंडिविजुअल्स की है, उनका कुछ नहीं है, बाकी सारा सब कुछ हो रहा है। क्या कहेंगे आप? मैं अपना एग्जाम्पल दूंगी। जब मेरी शादी हुई थी तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो थोड़े से ट्रेडिशनल फैमिली से आते हैं, और जो मतलब आपकी जो रिलेटिव्स होती हैं, जो मेरी भी एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हैं, थोड़े ट्रेडिशनली होंगे। तो जब हमारी शादी हुई थी तो एक तो मुझको वो नहीं करना था कि पूरी रात भर शादी चले, भाई वो नहीं करेंगे। पर हमने ना कन्यादान रखा, तो कन्यादान की जो पूरी प्रथा है मुझे नहीं चाहिए था। मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे कि क्या है, हम क्यों कन्यादान हम इस डे एंड एज में क्यों करेंगे। 2-3 और प्रथाएं थी। एक जैसे 7 फेरे होते हैं, हमने 5 लिए थे, क्योंकि जो 2 फेरे होते हैं कि वो होता है कि भाई तुम अपने हस्बैंड की ही सुनोगी हमेशा, तुम हमेशा वही करोगी, तो हमने वो भी नहीं किए। और एक और मुझे पता नहीं था, जो अगर पता होता तो हम निकलवा देते उसमें से,
पर एक और प्रथा होती है कि जो आपके लड़की का भाई जो होता है वो आपका पैर कहीं पे रखता है कि अब कहीं पर, तो वो मैंने मना कर दिया और मैंने बोला मेरी बहन ही करेगी। तो बहुत सारे ऐसे बहुत सारे चेंजेस जो इसमें थे हमने किए थे हमारी शादी में और नहीं भी किए थे, और वो बहुत लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं हुआ था। उनको लग रहा था कि भाई कि ये कैसे, पर ठीक है, मतलब एक एक बात और आती है, बार बार ये बात कही जाती है कि नहीं ये बहुत दिनों से चलता है, वो कंडीशनिंग वाली जो बात आती है, तो कंडीशनिंग का मुद्दा लेकर हम हमेशा तो नहीं रहेंगे या उस पर चलते रहेंगे। इस चीज़ को मुझे समझ में नहीं आता, इस चीज़ को टैकल कैसे करना है, हाउ डू यू टैकल, जब कोई कहता है नहीं अभी तो ये कंडीशनिंग है, अभी उसमें तोड़ने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, वो बहुत ज़्यादा 100 साल 200 साल पता नहीं कितने साल, वो इस तरह की बातें होती, तो उस पर आप क्या कहेंगे? मैं बस ये कहूँगी, देखो देवांशी के सबकी सोच अलग होती है। बहुत सारे लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि देखिए ये ना इनको समझ में नहीं आएगा, ये तो अपने तौर से ही करेंगे, टाइम लगता है, जनरेशन लग जाती हैं। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे लगता है कि मेरे पास वो टाइम नहीं है कि मैं जनरेशन्स का वेट करूं। मुझे लगता है जो लोगों को नहीं समझ में, उनको टाइम चाहिए, उनको चाहे लग जाए, मेरे को तो समझ है। तो जो हम जैसी महिलाएं हैं जिनको समझ है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, मुझे लगता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बनता है कि वक्त नहीं है, आपको आज इसी वक्त बोलना होगा, वोकलाइज करना होगा। कोई आपको आपका हक नहीं देगा, इक्वालिटी नहीं देगा, इक्वालिटी छीननी पड़ती है, लेनी पड़ती है। हर चीज़ देख लीजिए भाई, ये मतलब आपको अगर इक्वल बनना है, आपको वो बोलना पड़ेगा, आपको अपना हक जताना पड़ेगा, आपको तभी मिलेगा। तो मैं थोड़ी इसमें, इस बात में मेरी थोड़ी माओवादी सोच है कि मुझे लगता है कि मैं नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं 3 जनरेशन का मेरे पास वक्त नहीं है। आपको, पर मैं रिस्पेक्ट करूंगी। देखिए आपको ऐसा करना है आप करिए, अगर आपको ये आपको पसंद है, आपका ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है और मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है आपको भी बदलना चाहिए। आपको वो एक्सपेक्ट करें या एक्सेप्ट ना करें वो आप पे है। बिल्कुल। तो मैं थोड़ी इसमें ज़्यादा वोकल हूँ। 2 सोच होती हैं इसमें, एक थोड़ी माइल्ड होती है कि धीरे धीरे बदलाव होगा। मुझे लगता है बदलाव अभी होना चाहिए जी, और जो बन सके। जो आपने अपना पर्सपेक्टिव बताया और मैं कई पर्सपेक्टिव्स देख रही हूँ, समझ रही हूँ, एंड देन मुझे लगता है कि तब मैं चूज कर पाऊंगी। एक बैलेंस्ड नजरिया इस पर होना मुझे लगता है मेरे लिए बेहद जरूरी है कि किस तरह से जानी चाहिए। एंड थैंक यू फॉर योर पर्सपेक्टिव, इट विल हेल्प मी लर्न मोर अबाउट। मैं वही बोल रही हूँ, जैसे जैसे चलते हुए आते हैं ना, मैं पहले ऐसे में बहुत सोचती थी कि नहीं, आराम से धीरे धीरे बदलाव होगा, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजों में मैं यही बोलती हूँ, फोर्स नहीं कर सकते। पर जहां पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लगता है कि अगर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं अगर मैं एक एंकर हूँ, अगर मैं ये ना करूंगी अपनी और जो महिलाएं हैं जिनके पास आवाज नहीं है, मैं वो आवाज नहीं बनूंगी और मैं नहीं उठाऊंगी, तो मैं एक बहुत बड़ी डिससर्विस कर रही हूँ। एग्जैक्टली, दिस इज समथिंग पर्पसफुल। ये मुझे लगता है जो हम कि यू नीड टू बी योर ओन हीरो ऑलवेज। इसके अलावा एक और आखिरी सवाल इस एड से जुड़ा। प्रीति, आर्ट जो ये सारा ऐड हो रहा है, कहानी इसमें हो रही है, आर्ट हमेशा से एक्सप्रेशन का एक फॉर्म रही है, ये भी एक तरह से एक्सप्रेशन है किसी चीज़ का। हम आर्ट को इतना कमज़ोर क्यों बना दिया है? अभी कहीं चर्चा हुई कि हटा लिया गया है ऐड की, चीज़ें ऐसी हो रही हैं। आर्ट कभी ऐसी नहीं थी, आर्ट अपनी तरह से चलती थी, थोड़ा अपने तरीके से चलती थी और लोग सुनते थे, समझते थे, क्योंकि वो जो ये पूरी गोरी रियलिटी है उसमें एक तरह की रिस्पाइट भी देती थी और एक तरह का सच भी बयां करती थी। आज हम आर्ट के प्रति इतने इस तरह से क्यों हो गए हैं? क्योंकि मुझे लगता है आजकल जो सबसे जल्दी जो चीज़ आहत हो जाती है वो फीलिंग, सेंटिमेंट होते हैं। और आर्ट एक ऐसा नज़रिया है कि आप मतलब आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं बहुत, क्योंकि हमारा ये पता है, एक कंट्री एक सोशियोलॉजिकल पॉलिटिकल चर्न से गुजरती है। एक दौर होता है कि जब कुछ और चलता है, फिर वो दौर, जैसे हमने कभी जो एंग्री हनुमान है हमने नहीं देखा था, आर्ट फॉर्म है वो भी। पहले हनुमान का चेहरा बिल्कुल स्माइलिंग होता था, हनुमान जी का बिल्कुल हाथ जोड़कर राम जी के चरणों में बैठते थे। अब तो ऐसा जो हमने आजकल देखा हुआ है, हर ऑटो, हर टैक्सी के पीछे, हर झंडे पे एक बिल्कुल ही मतलब एंग्री हनुमान, गुस्से में हनुमान की एक फोटो जो आधा ऑरेंज और ब्लैक कलर का झंडा है, सभी ने देखा होगा। तो वो एक फॉर्म आर्ट का है। तो अब इसका दौर है, तो अगर एक रॉबस्ट मस्कुलर हिंदुत्व का दौर है, तो फिर वो दौर परमिएट तो करेगा,
जैसे आप कोई भी आर्ट को देखेंगे। एग्जैक्टली उसका किस तरह से वो आगे बढ़ रही है और कितना प्रोपोगेट हो रही है, बाकी पहले शायद ये नहीं पहले था। नहीं, मतलब कहाँ जाने भी दो यारों, आज बन पाएगी क्या? हम जिस वो सीन पे लोटपोट हंस के हो जाते हैं, वो कहाँ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और फिर भी इस तरह से देखा जाए बदलाव नियम है, बिल्कुल। अब बुरा वो एक बदलाव दौर था, ये भी ये एक एक दौर दौर है। है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, आपने इतनी सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बात की, हमने साजिद खान से जुड़ी कंट्रोवर्सी पर बात की, कैसे वो महिलाओं को अफेक्ट करे उस पर बात की, प्रीति का पर्सपेक्टिव हमने जाना। एंड वी नीड टू बी वुमेन, औरतों को अपना हक छीनना पड़ेगा। ये मैं नहीं, मुझे लगता है ये मुझे लगता है, आपको नहीं लगे ये पर सोचिए जरूर कि छीनने की बात नहीं, पर इन मुद्दों पे सोचिए जरूर। छीनना इन अ वे कि हम नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं बोलेगा भाई, सबको, कोई आपको जगह नहीं देने वाला। और ये हम छोटी छोटी जगहों पे देखते हैं, अगर आप अपने हक की बात, इवन अ मैन, वो भी अगर अपने हक की बात नहीं करेगा चुप, वही तो कोई भी एक इंसान के तौर पर ये बात हम सीख सकते हैं। और पता है महिलाओं को बताना कि देखिए, अगर आप हाफ पॉपुलेशन है, जैसे आपने शो शुरू किया था, आपका हक बनता है कि आपको इक्वालिटी मिले। उनको ये भी समझाना बहुत मुश्किल होता है, उनको तो लगता है कि भाई ऐसे चलाया हुआ है, ये कैसे हो सकता है। तो वो भी हमें बेड़ियां तोड़नी हैं जो हमारे दिमागों में हैं, और थोड़ा कोशिश करते हैं कि स्पीड अप कर पाएँ, क्योंकि ज़िंदगी एक है। एंड थैंक यू वेरी मच। हम अपने ऑडियंस का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें सुना, हमें देखा। हम महिलाओं से जुड़े और भी मुद्दे आप लोगों के सामने लगातार लाते रहेंगे। ज़नाना रिपब्लिक के द्वारा प्रीति हमारे साथ होंगी और हम बात करेंगे, हम तफ्तीश करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे, जैसा कि मैंने शुरुआत में आप सभी से बोला। अब विदा लेती हूँ, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा और तमाम प्रोग्रेसिव चीज़ें पढ़ते, सुनते, समझते रहिएगा, क्योंकि प्रोग्रेस इज़ द नियम। आई विल से इट अगैन। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया।